नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल यू एंड वी टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हो गई है दोस्तों 29 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और पास में ही बेल का आइकन होगा उसे जरूर दबा दीजिए। और वहीं अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है और लगातार विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है, अगर आप लोग भी यही मानते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवा सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, आइए जान लेते हैं आज के सभी मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताया जबरदस्त विरोध, बताया संवैधानिक शपथ का खुला उल्लंघन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का विरोध किया है। ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का राम मंदिर के लिए अयोध्या दौरे पर जाना प्रधानमंत्री के संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। देश के संविधान का अहम हिस्सा है धर्मनिरपेक्षता। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री का राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होना उनके संवैधानिक पद की शपथ का उल्लंघन हो सकता है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। तो वहीं इसके अलावा ओवैसी ने यह भी कहा है कि हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि बाबरी मस्जिद 400 सालों से अयोध्या में खड़ी थी, लेकिन 1992 में इस मस्जिद को एक आपराधिक भीड़ ने ढा दिया था। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जमकर के बरसी है प्रियंका गांधी वाड्रा, बसपा को बताया भाजपा का अघोषित प्रवक्ता। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान के राजनीतिक संकट को लेकर के बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब आमने सामने आ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर वार किया था, तो अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार करते हुए बसपा को भाजपा का अघोषित प्रवक्ता करार दिया है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर बीएसपी पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के अघोषित प्रवक्ताओं ने भाजपा की मदद के लिए विहिप जारी किया है, लेकिन ये केवल विहिप नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर बीएसपी प्रमुख मायावती को लिया है निशाने पर और यहाँ पर उनको भाजपा का अघोषित प्रवक्ता करार दिया है। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, राम मंदिर भूमि पूजन के दिन हो सकता है आतंकी हमला, खुफिया एजेंसियों से मिला है अलर्ट। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले भूमि पूजन के कार्यक्रम पर आतंकी हमले का साया मंडरा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने सचेत करते हुए बताया है कि राम मंदिर भूमि पूजन के दिन आतंकी हमला हो सकता है। सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने यह साजिश रची है और पाकिस्तानी आतंकियों को ट्रेनिंग देकर के भारत भेजा है। इस इनपुट्स के बाद सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हो गई हैं। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के मुताबिक पाकिस्तान ने 3 से 5 आतंकियों को भारत भेजा है। भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पर भी आतंकी हमले की साजिश है। सुरक्षा के लिहाज से जम्मू कश्मीर और अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता एहतियात किए गए हैं। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है, राम मंदिर भूमि पूजन के दिन हो सकता है आतंकी हमला, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है अलर्ट। तो वहीं दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, 23 सरकारी कंपनियों को बेचकर हजारों कर्मचारियों को आत्मनिर्भर बनाएगी मोदी सरकार, रवीश कुमार ने किया है केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र की मोदी कैबिनेट ने कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी कड़ी में सार्वजनिक क्षेत्रों की 23 कंपनियों की सूची तैयार की गई है जिनकी सरकार हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है और समय का इंतजार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी को सही कीमत मिलने पर बेचा जाएगा। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने सरकार के इसी फैसले पर अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखकर केंद्र की मोदी सरकार पर और उसके समर्थकों पर जमकर के तंज कसा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, रवीश कुमार ने लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वालों के लिए यह खुशखबरी है, उनका प्रदर्शन बेहतर होगा और वे प्राइवेट हो सकेंगे। जिस तरह से रेलवे के निजीकरण की घोषणाओं का स्वागत हुआ है उससे सरकार का मनोबल काफी बढ़ा होगा। रवीश कुमार अपने फेसबुक पोस्ट में आगे लिखते हैं कि मोदी सरकार की यही खूबी है, उनकी समर्थक
जनता हर फैसले का समर्थन करती है, वरना तेज सरकारी कंपनियों के विनिवेश का फैसला हंगामा मचा सकता था। अब ऐसी आशंका बीते दिनों की बात हो गई है। तो वहीं रवीश कुमार ने आगे तंज कसते हुए कहा है कि सरकार की दूसरी खूबी है कि अपने फैसले को सरकार वापस नहीं लेती है। सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों में भी मोदी समर्थक कम नहीं होंगे, वे खुशी से झूम रहे होंगे, बल्कि समर्थक लोगों को ही इस फैसले के समर्थन में स्वागत मार्च निकालना चाहिए, ताकि एक संदेश जाए कि ये वो जनता नहीं है जो सरकार के फैसले पर संदेह करती थी। जिन सरकारी कर्मचारियों ने भक्ति में 6 साल गुजारे हैं, उनकी प्रार्थना अब सुनी गई है, उनके इष्ट की निगाह अब पड़ी है। सरकारी कंपनी बेचने का फैसला वाकई गुलाब की खुशबू की तरह है। कंपनियों को बेचने में मोदी सरकार से देर हो गई, वरना यहां काम करने वाले समर्थकों को भक्ति का और समय मिल गया होता, बहुत पहले नौकरी से मुक्ति मिल गई होती। तो वहीं सरकार की आलोचना करने वालों और विपक्ष पर चुटकी लेते हुए रवीश कुमार ने आगे कहा है कि आलोचकों को भी अपना नजरिया बदलने की बहुत जरूरत है। रही बात विपक्षी दलों के विरोध की, तो उन्हें सुनता कौन है? जिन कर्मचारियों के लिए बोलेंगे वही उनका साथ नहीं देंगे। अतः विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, कर्मचारियों की तरह सरकार के फैसले का स्वागत करना चाहिए। ये यहाँ पर तमाम बातें कही है रवीश कुमार ने, और यहाँ पर तंज कसते हुए केंद्र की मोदी सरकार और उनके समर्थकों को लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कहा डिफॉल्टर्स को बचाना चाहते थे पीएम मोदी, इसलिए उर्जित पटेल को देना पड़ा इस्तीफा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं, फिर वो चाहे चीन के साथ सीमा विवाद का मुद्दा हो या फिर देश की आर्थिक स्थिति का। एक बार फिर से राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को बताते चले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बयान को आधार बनाते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विलफुल डिफॉल्टर्स को बचाने का काम किया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की हाल ही में एक किताब जारी हुई है। इस किताब में मोदी सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सरकार ने लोन ना चुकाने वाले लोगों पर नरमी बरती और आरबीआई को भी ऐसा ही करने को कहा गया। इस मुद्दे पर अब राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उर्जित पटेल बैंकिंग सिस्टम को साफ करने में लगे हुए थे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन क्यों? क्योंकि पीएम मोदी लोन ना चुकाने वालों पर कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर, और चौतरफा घिरती हुई मोदी सरकार नजर आ रही है यहाँ पर इस मुद्दे पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के रासुका मामले में सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए टाली। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान पर लगी रासुका के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त के लिए टाल दी है। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस मंजू रानी चौहान की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। हाई कोर्ट ने याचिका के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि वह राज्य सरकार को याचिका की संशोधित कॉपी मुहैया करवाए। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस बोली मोदी पबजी बंद करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद युवा उनसे रोजगार मांगेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र सरकार द्वारा 47 चाइनीज ऐप्स के एक और बैच पर प्रतिबंध लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ऑनलाइन वीडियो गेम पबजी के सहारे केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा है कि अगर मोदी सरकार ने ऑनलाइन वीडियो गेम पबजी बंद कर दिया तो युवा रोजगार को लेकर के बात करने लगेंगे। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ पर ट्वीट में लिखा है कि मोदी जी वास्तव में ऑनलाइन वीडियो गेम पबजी पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यदि युवाओं के पास फैंटेसी दुनिया नहीं रही तो वह वास्तविक दुनिया की चीजों के बारे में पूछेंगे, जैसे रोजगार, जो कि एक मुद्दा होगा। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में 31 अगस्त तक लॉकडाउन, लेकिन बकरीद के दिन सब कुछ खुलेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन को लेकर के एक नया फैसला किया है। सीएम ने कहा है कि राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान हफ्ते में 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि उन्होंने बकरीद के मद्देनजर लॉकडाउन नहीं लगाने का ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 1 अगस्त को बकरीद के दिन राज्य में लॉकडाउन नहीं रहेगा।
ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि राज्य में 2, 5, 8, 9, 16, 17, 23, 24 और 31 अगस्त को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ये यहां पर ममता बनर्जी ने लॉकडाउन को लेकर के बड़ा फैसला किया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राज्यपाल से की 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने की एक बार फिर से सिफारिश। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में उनके आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने के संशोधित प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा उठाए गए सवालों पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल एक मंत्री ने कहा है कि सरकार 31 जुलाई से ही सत्र बुलाना चाहती है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट ने राज्यपाल द्वारा सरकार को भेजे गए पत्र में उठाए गए सभी सवालों का जवाब देते हुए एक बार फिर से 31 जुलाई से ही सत्र बुलाने की मांग की है राज्यपाल से। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। यूपी में बढ़ते अपराध पर चिंतित प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा खत, कहा ठीक करें कानून व्यवस्था, परेशान है जनता। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिख करके कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करें, जनता काफी परेशान है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में हो रही अपहरण की घटनाओं का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है यहां पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वर्तमान राजनीतिक और कोरोना की स्थिति पर एक वर्चुअल बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राज्यसभा सांसदों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक 30 जुलाई को होने जा रही है। इस वर्चुअल बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति और कोरोना वायरस पर चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।